नमस्ते बच्चों। आप लोग कैसे हो? जैसे हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि क्या बताया, जल की कठोरता के बारे में बताया है ना। अस्थाई कठोरता और स्थायी कठोरता के बारे में हमने चर्चा किया और हमने आपसे कहा था वो सब आप लिख कर आओगे और मैं उम्मीद करती हूँ वो सब आप लिख कर आए हो। ठीक है, तो हम लोग अब क्या बता रहे हैं, ये जो कठोर जल है यह अपेक्षाकृत क्या होती है, कम उपयोगी है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, कठोर जल जो है अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है, जरा हम देखते हैं उसको। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि दो पतीले लेना है। क्या लेना है? दो पतीले लेने हैं और पहले पतीले में मृदु जल एवं दूसरे पतीले में कठोर जल लेना है। तो यानी क्या करना है, हमें दो क्या लेना है, दो पतीले, है ना। समझ लीजिए ये दो पतीले हैं। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों पतीलों में क्या करना है, एक पतीले में जो है हमें कैसा जल लेना है, मृदु जल लेना है। ठीक है, मृदु जल लेना है और दूसरे कटोरे में हमें कैसा जल लेना है, कठोर जल। ठीक है, कठोर जल लेना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग बराबर मात्रा में भर देंगे। अब पतीलों के जल को इतना उबाले कि पतीला का कप जो है क्या करना है, हमें इसे जो है हमें गैस में रखकर जो है क्या करना है, इन पतीलों को उबालना है। ठीक है, तो यानी इतना उबालना है हमें कि क्या हो जाए कि दोनों, है ना, कि जो पूरा ये जो जल है ये उबल कर क्या है, वाष्प में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, पूरा उबल कर क्या हो जाए, वाष्प में परिवर्तित होकर वातावरण में चला जाए। इस प्रक्रिया को 4-5 बार करें एवं दोनों पतीलों के अंदर वाले भाग तथा प्रयुक्त ईंधन की मात्राओं तथा लगने वाले समय का अवलोकन करें। तो हमें क्या करना है इसमें कि एक में मृदु जल लिया, एक में कठोर जल लिया, दोनों को क्या कर दिया, दोनों को उबाला। वो इतना उबाल दिया कि ये क्या हो गया, वाष्प बनकर चला गया और पानी सूख गया, है ना। तो एक दो बार हमें वो करके देखना है और हमें देखना है कि कितना समय लगता है। ठीक है, कितना ईंधन लगता है। ठीक है, कितना ईंधन प्रयुक्त होता है, कितना समय लगता है, इसका हमें अवलोकन करना है। तो जिस पतीले में मृदु जल था उसमें एक हल्की सी सफेद पापड़ी जमी है। तो क्या है, जिसमें जो मृदु जल है उसमें एक हल्का सा एक पापड़ी की तरह क्या होगा, जमी होगी, जो कि हाथ से ही साफ की जा सकती है। तो मृदु जल में एक हल्का सा पापड़ी की तरह आपको जमा हुआ दिखेगा, जो हम लोग हाथ से ही उसे साफ कर सकते हैं। किंतु जिस पतीले में कठोर जल था उसमें क्या है, अति कठोर पापड़ी जम जाती है, जिसे दूर करने के लिए, तो यानी इसके नीचे जो है एक पापड़ी की तरह अति कठोर, बहुत ही कठोर पापड़ी होती है। ठीक है, वो जम जाती है, जिसको दूर करने के लिए क्या है, किसी नुकीली चीज से खुरचना पड़ता है। क्या करेगा, इसमें हम लोग हाथ से साफ करने से मृदु जल में चला जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कठोर जल में कि किसी भी नुकीली चीज से उसे खुरचना पड़ता है। साथ ही साथ कठोर जल को उबालने के लिए मृदु जल की से अपेक्षा क्या लगेगा, अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि, तो पता चला मृदु जल और कठोर जल में क्या फर्क है। तो यही कारण है कि जो भाप के इंजन जो बॉयलरों आदि में मृदु जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जल्दी गर्म होता है, कम उबालना पड़ता है और ज्यादा नुकसानदायक भी नहीं है। तो भाप के इंजन और बॉयलरों आदि में मृदु जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, घरों में भी कठोर जल प्रयुक्त होने से साबुन की क्या होता है, अधिक मात्रा खर्च होती है, यानी उसमें साबुन अधिक लगाना पड़ता है। और खाना बनाते समय बर्तन के भीतरी भाग में क्या जम जाता है, अगर कठोर जल लो तो पापड़ी जम जाती है, जिसके कारण ईंधन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और जो बॉयलर जो होती है, बॉयलर में प्रयुक्त मृदु जल खनिज, ठीक है, जो बॉयलर में जो प्रयुक्त मृदु जल खनिज रहित जल यानी डिमिनरलाइज्ड वाटर जिन्हें कहते हैं, उनमें क्या होता है, जिसमें जल ही दोनों की कठोरता नहीं होती। ठीक है, जल की दोनों ही कठोरता नहीं होती है। और कठोर जल जो है घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग हेतु अनुपयुक्त होती है। तो हमें इससे पता चलता है कि क्या है, कठोर जल जो है क्या है, वो मृदु जल के अपेक्षा क्या है, कम उपयोगी है ना, क्योंकि समय भी ज्यादा लगता है, ईंधन भी ज्यादा लगता है और काफी
जैसे साबुन सब जो है, हम इसमें घिसने से झाग भी हमें नहीं मिलता है। ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं आसवन विधि क्या है। ठीक है, आसवन विधि, पहले आप एक चित्र देखिए तो आपको क्या होगा, आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आसवन विधि क्या है। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना, इस विधि के बारे में पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या है, जल से भरा हुआ एक स्टील या एल्युमिनियम की केतली ले। ठीक है, और उसे इतना गर्म करे कि, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इतना गर्म करे कि वो उबलने लगे, और केतली से लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर क्या करना है कि ऊंचाई पर हाथ से पकड़कर एक थाली, ये देख रहे हो ना, ये थाली, तो हमने क्या कर रखा है, ऊंचाई पर एक थाली, थाली को ले रखा है, और होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं को हम लोग कैसे अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें बर्फ है ना। तो जैसे ही केतली गर्म होती है, जल में से क्या निकलती है, भाप निकलता है ना, वाष्प निकलता है, तो भाप निकल रहा है, जो थाली से टकरा कर क्या हो रहा है, संगनित होकर, यानी थाली, जो थाली जिसमें हमने ये ऐसा ठंडा है यहाँ पर, है ना, बर्फ सब डाला हुआ है, तो इससे टकरा कर ये क्या होता है, संगनित होकर जल की बूंदे, देख रहे हो ना, ये जल की बूंदों में क्या हो रहा है, वापस गिर रहा है, जल की बूंदों में जो है बदल जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इस प्रक्रिया से, इस क्रियाकलाप से क्या स्पष्ट होता है कि जल की वाष्प ही क्या है, जल की वाष्प ही जल की गैसीय अवस्था है, जो ठंडा करने पर संगनित होकर पुनः द्रव या जल में बदल जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, ये जो ये जो हमने क्रियाकलाप देखा, इससे हमें ये पता चला कि, क्या पता चला कि जल, है ना, कि क्या है, जल की वाष्प ही, जल का जो वाष्प है, ठीक है, जल का जो वाष्प है, वो ही क्या है, जल की जो वाष्प है, वे ही जल की गैसीय अवस्था है, वही क्या है, जल की गैसीय अवस्था है। ठीक है, और जो ठंडा करने पर क्या हो जाता है, संघनित होकर पुनः किस में बदल जाता है, जल में, यानी द्रव रूप में बदल जाता है। तो जल का वाष्प ही गैसीय रूप भी है, और वो जब ठंडा हो जाता है, संघनित हो जाता है, तो जल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जब द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट तक जब हम गर्म करते हैं, तो तथा निकली वाष्प को पुनः ठंडा कर कर पदार्थ की शुद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो जिस तरह से हमने देखा, इसको गर्म करके इसी क्वथनांक तक हम गर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक, उसके बाद जो है इसे दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में ही ठंडा कर कर उसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। इस प्रक्रिया जो अभी हमने प्रक्रिया किया, इस ये कौन सी प्रक्रिया है, आसवन। ठीक है, आसवन विधि द्वारा प्रयोगशाला में हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं, यानी अशुद्ध जल, यानी शुद्ध जल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। तो आसवन विधि हमने देखा। अब हम बात करेंगे, जब हम जल की बात करते हैं तो सबको पता है क्या है, प्रदूषण, है ना, प्रदूषण जो हमारा एक भाग बन चुका है ना। हम लोग देखते हैं हमेशा प्रदूषण की बात होती है कि जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, तो हर तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रदूषण देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रदूषण हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जल प्रदूषण के बारे में भी चर्चा करेंगे। जल प्रदूषण के बारे में ज्यादा बिना बताए ही आपको पता है जल प्रदूषण क्या है ना, इसके क्या क्या कारण है, कैसे कैसे होता है। तो ऐसे पदार्थ जो वायु, जल, मृदा में मिलाने पर जीवन के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रदूषक कहते हैं, यानी ऐसा पदार्थ। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो वायु में, जल में, मृदा में, कहीं पर भी, है ना, मिलने पर क्या होता है, हमारे जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें हम प्रदूषक कहलाते हैं। तो हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में
अवांछित क्या है, परिवर्तन, यानी जो हमारे भूमि में है, जो जल में है, जल के जो भौतिक यानी रासायनिक या जैविक लक्षणों में जो परिवर्तन होता है, जो अवांछित, जो अच्छा परिवर्तन नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण होते हैं, क्या वो कहते हैं, उन्हें हम पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। तो प्रदूषण जो है प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। तो प्रदूषण कितने प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, है ना, प्राकृतिक हो सकता है, या फिर कृत्रिम भी हो सकता है। ठीक है। दोनों प्रकार के होते हैं। जीवन के लिए जो है वांछित पदार्थों में जल का प्रमुख स्थान है। साथ ही क्या है, जल परिवहन, कृषि, उद्योग आदि के लिए क्या है, हमें जल की परम आवश्यक है। यानी जल हम उन सभी, हर चीज, हर सामग्री, यानी हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक प्रमुख क्या है, जल का एक प्रमुख भाग है। बिना जल के हम जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जब जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणता में ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे कि ये जीवों के लिए हानिकारक होता है, तो क्या होता है, यानी जब जल में ऐसे वातावरण यानी ऐसे परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जो हमारे लिए हानिकारक है, तो उस जल को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये जल प्रदूषण यानी वाटर, तो इसे हम क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहलाएंगे, यानी वाटर पोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है। जल प्रदूषण कहेंगे इसे। जल प्रदूषण यानी क्या है, ये वाटर पोल्यूशन। ठीक है। अब जो है जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, तो हमने ये देखा जल प्रदूषण है, तो इस जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है। ठीक है। इसके कारण क्या क्या है। सबसे पहले है सीवेज व अपमार्जक को झील, नदी व तालाब में प्रवाहित करना। ठीक है। क्या करते हैं, जो सीवेज, जो वेस्ट सब होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सीधा पानियों में, है ना, झील में, नदी में, सब में हम लोग क्या करते हैं, सब में हम लोग प्रवाहित कर देते हैं। तो वो है एक प्रमुख कारण। फिर दूसरा क्या है, जो मनुष्य के द्वारा नदियों में नहाना, फिर कपड़े धोना, वो पशुओं को नहलाना, है ना, क्या है, नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना आदि है दूसरा कारण। और तीसरा कारण जो है औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योगों से क्या करते हैं, वो लोग जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें क्या करते हैं, सीधे नदियों में बहा देते हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक कारण है जल प्रदूषण का। ये भी क्या है, एक कारण है जल प्रदूषण का, औद्योगिक अपशिष्ट जो हम लोग नदियों में बहा देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। और बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज नदियों में प्रवाहित किया जाता है, यानी घरेलू सीवेज, यानी घरों के जो नल नाले सब जो है कहाँ को जोड़ देते हैं, जो वेस्ट वाटर सब जो है, हम लोग सीधा किसमें जोड़ कर रख लेते हैं, सीधे नदियों से जोड़ देते हैं। तो जो घरेलू जो सीवेज होते हैं, जो वेस्ट वाटर सब होते हैं, उसको क्या करते हैं, नदियों से जोड़ देते हैं, जो कि जल प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जिससे कि शैवाल में बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, जो पानी में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और पानी में जो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होते हैं, जो मछली, जो जीव जंतु सब पाए जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति जब ऐसा सब होता है, तो क्या कहते हैं, यह स्थिति जो है सुपोषण। ठीक है। यह स्थिति को क्या कहते हैं, सुपोषण अथवा यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन। तो जब ऐसी अवस्था आती है तब क्या होता है, नदियों में, नालों जो जो पानी जो है सब बहा देते हैं, घरेलू जो सीवेज सब होते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होते हैं, मछली आदि की मृत्यु, यानी जल में जो पाए जाने वाले जीवों की मृत्यु होने लगती है। फिर जो है कारखानों से निकलने वाले सीवेज का जहरीला प्रदूषक। ठीक है। जैसे कि साइनाइड, फिर
मर्क्यूरिक शीशा, ऑर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, प्लास्टिक आदि क्या करते हैं, सीधा पानी में बहा देते हैं, जो मछलियों व अन्य जीवों के द्वारा क्या है, उनके शरीर में पहुंचता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जिससे क्या होता है, हम लोग कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं, जल प्रदूषण को, है ना, जल को प्रदूषित करने के हम लोग कारण बनते हैं। देख रहे हो ना किस तरह से पानी पूरा जो है क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, साबुन इन जानवरों को नहला रहे हैं, सब कहाँ पर बहा रहे हैं, हम लोग उस पानी में बहा रहे हैं। ठीक है, और उर्वरक और कीटनाशक जैसे कि डीडीटी, है ना, आदि जल व खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जो हानिकारक होता है। और फिर जल प्रदूषण के कारण क्या क्या होता है, टाइफाइड है, अतिसार, हैजा, हिपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग फैलता है। ये सब किसके वजह से फैलता है, पानी की प्रदूषण की वजह से। और जल में जो विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, जिससे कि नदियों के जल की स्वायत्त शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी जो नदियां जो है स्वयं ही शुद्धिकरण करती रहती है, वो प्रक्रिया क्या हो जाएगा, वो उनके अविरुद्ध हो जाएगा, यानी वो इस तरह से शुद्धिकरण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है किसकी वजह से होता है, ये जो जल प्रदूषण। तो आप जो जल प्रदूषण के मुख्य कारक है, जो आपके पेज नंबर 171 में दे रखा है, इसको क्या करोगे आप, उसमें उसको आप अपने नोटबुक में लिखोगे। ठीक है, कौन कौन से कारण है जो जल को प्रदूषित करते हैं। अब जो है, जब हमें पता है कि जल में इतना प्रदूषण हो रहा है, तब क्या करना चाहिए, हमें जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए कैसे किया जा सकता है, हम लोग जल प्रदूषण की रोकथाम को, जैसे कि आपने पिछले कक्षा में किसके बारे में पढ़ा, जल शोधन संयंत्र के बारे में पढ़ा ना, जल शोधन संयंत्र के बारे में पढ़ा, है ना, जिसके द्वारा क्या होता है, नदी से, झील के आदि के पानी को शुद्ध कर कर किस योग्य बनाते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। ठीक है, शुद्ध बनाकर क्या करते हैं, पीने योग्य बनाकर उनका उपयोग करना करना सीखा हमने, जिसमें जल शोधन संयंत्र के द्वारा। ठीक है, अब जो है, हम लोग क्या करते हैं कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है, जो उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है, शहरों के मल व्ययन के जल को क्या करते हैं, नदियों और समुद्रों में प्रवाहित करने से पहले क्या करते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट जो है, आपकी किताब में एक चित्र भी दे रखा है, जरा इसको देखिए। तो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट पहले करते हैं, उसके बाद ही क्या करते हैं, उसको नदियों वे नालों में यानी जलों में क्या करते हैं, बहाते हैं। तो शहरों के जो मल व्ययन के जल को निम्नलिखित प्रकार से क्या करते हैं, उपचारित, इसमें क्या करते हैं, उपचारित किया जाता है। सबसे पहले जल मल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजरता है। तो सबसे पहले जल मल सबको कौन सा अभिक्रिया, यानी बहुत सारे अभिक्रिया है इसमें, बहुत सारे स्टेजेस है। तो सबसे पहले जो है जल और मल को एक घर्षण अभिक्रिया, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया से, घर्षण अभिक्रिया से होकर गुजारते हैं। इसके पश्चात जो है, जो अनेक अवसाद होजे, यानी उसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं, देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे क्या है, एक एक अलग अलग क्या है, कक्ष है। ठीक है, इन सब कक्षों में से होकर क्या करते हैं, उन्हें गुजारते हैं। तो बहुत सारे अवसाद, अवसाद होजो यानी कक्ष, बड़े बड़े कक्षों में से, ठीक है, होजो, होजो में से होकर गुजारते हैं। और चूने की सहायता से इन्हें क्या किया जाता है, चूने की सहायता से इन्हें उदासीन किया जाता है। इस चरण को क्या कहते हैं, प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो चरण है, इस चरण को हम क्या कहेंगे, प्रक्रम। तो आप इस डायग्राम के सहायता से क्या कीजिएगा, इसके एक एक स्टेजेस को आप लिख के रखिएगा। ठीक है, प्रक्रम प्राथमिक उपचार कहते हैं। और जल में जो है सभी क्या होता है, जल में जो अभी भी रोगाणु क्या होता है, अभी भी रोगाणु व अन्य सूक्ष्म जीव,
ठीक है, एवं जैविक वर्ज्य पदार्थ काफी मात्रा में विद्यमान होते हैं। हमें पता है जो वेस्ट सब बहाते हैं तो उसमें काफी मात्रा में सूक्ष्म जीव सब होता है। तब क्या होता है, जैविक वर्ज्य पदार्थ काफी मात्रा में विद्यमान होती है। अतः क्या होता है, जो उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव, ठीक है, जब इन्हें उदास कर देते हैं तब क्या करते हैं, जो उदासीनीकरण से प्राप्त जो है बहिस्राव, ठीक है, बहिस्राव जो है उसको उच्च स्तरीय अवयवी भाव आवरण, यानी उसमें उसको किसमें बदल देते हैं, ये देख रहे हो ना। तो इस डायग्राम को आप जरा देख लीजिएगा और क्या कीजिएगा, इसके ये देख रहे हो झील से किस तरह से स्लेज निस्सारण हो रहा है, फिल्टर किया जा रहा है, एक एक टैंकों में जा रहा है ना, ये देख रहे हो ना। ग्रिड तल छट्टीकरण, प्राथमिक शोधन, प्राथमिक तल छट्टीकरण, ये सब करके अंत में क्या करते हैं, ये इसको जो है झील में बहा देते हैं। ठीक है, तो पानी को शुद्ध करके बहाते हैं। तो इसके लिए तो क्या करते हैं, जो उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण से प्राप्त जो बहिस्राव को उच्च स्तरीय अवयवी भाव क्या करते हैं, ये जरा लिख लेते हैं, उच्च स्तरीय, उच्च स्तरीय अवयवी बहाव आवरण, ठीक है, आवरण जो है अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट कहते हैं जिन्हें, ठीक है, अपफ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट में क्या किया जाता है, इसको भेजा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, यह एक प्रतिक्रम यानी रिएक्ट होकर, यानी प्रतिक्रम, प्रतिक्रम, ठीक है, ये एक प्रतिक्रम है यानी एक रिएक्टर है। इसमें से क्या होते हैं, जो अवयवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव आदि जो है पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या समाप्त हो जाता है, दुर्गंध समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो पानी की जो वेस्ट सबकी जो दुर्गंध है वो सब इस अभिक्रिया में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तथा मीथेन बाहर निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस बाहर निकलता है, मीथेन गैस बाहर निकलता है, यानी CH4। ठीक है, मीथेन गैस जो है बाहर निकलती है, जिसका सार्थक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है, चलिए इस प्रकार से जो है 85 यानी 85%, ठीक है, 85% जो है तक क्या हट जाता है, प्रदूषक हट जाता है। ठीक है, प्रदूषक हट जाता है और यहाँ से जल को वायु मिश्रण टैंकों में भेजा जाता है। यहाँ पर जहां पर क्या होता है, ये जल वायु तथा जीवाणु मिश्रित किए जाते हैं और जीवाणु जैव वर्ज्य को क्या कहते हैं, अपमार्जन कहते हैं। तो क्या होता है, इसकी जो जीवाणुओं को सब जो है, इसे जो इसकी में जो दुर्गंध होता है, इसके जो कीटाणु होते हैं उन सबको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसको जो है जीवाणु जैव वर्ज्य को क्या कहते हैं, अपमार्जन करते हैं। और यह जैव उपचार यानी जो ये जो जैव उपचार जो है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, ये क्या है, द्वितीयक उपचार कहलाता है। तो ये जो है जैव उपचार जो है क्या कहलाता है, इस क्रम को आप ऐसा कीजिएगा, जरा आप अपने किताब से अच्छे से पढ़कर इस क्रम को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग द्वितीयक उपचार कहलाते हैं और इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होते थे। इस द्वितीयक उपचार के बाद भी जल पीने योग्य नहीं होता है। तो क्या करते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना इसमें से आवश्यक है। इसीलिए क्या है, रोगाणुशान एक अंतिम चरण यानी तृतीय उपचार। अब कौन सा उपचार भी हुआ, तृतीय उपचार। ठीक है, वो चित्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत सारे टर्म्स है उसमें, है ना, बहुत सारे स्टेजेस के बाद पानी शुद्ध होता है। तो जो तृतीय उपचार जो है, अंतिम चरण, इस प्रक्रिया में जल में घुले हुए अजैविक जो पदार्थ होते हैं वे जीवाणुओं को
पूर्णतः मुक्त किया जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, विनिमय आवेशन करते हैं, तल झट्टीकरण, यानी ये सब जो है पानी को शुद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। और भालुजनक जैसे विधियों का प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार क्या करते हैं, शहरों में अपशिष्ट जल को शोधन करके कृषि व अन्य कार्य के लिए क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग अपने अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए ठीक है, अब ये सब पढ़कर आओगे, जो आपसे लिखने के लिए कहा है वो सब आप लिख कर आओगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।